कांग्रेस करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा बीजेपी कश्मीर में एक नई तरक्की का दावा करती है जो हकीकत से है बईद। कुछ कहने पर पीछे लगाई जाती है एजेंसियां। पार्टी लीडरान को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न करने का लगाया इल्जाम। एनसी के साथ साथ कांग्रेस के भी तर्जुमान बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। पीडीपी लीडरान की उम्र पर तनकीद, कहा मगरूर होकर बात कर रहे हैं पार्टी के लीडरान। कश्मीर में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए किया गया है मजबूर। एनसी और पीडीपी दोनों की करती है हिमायत। कांग्रेस लीडर इरफान नक्शबंदी का उमर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बीजेपी कर रही है ए, बी और सी टीम की मदद से कांग्रेस और दीगर इलाकाई जमातों के वोट को काटने की भरपूर कोशिश। अपनी पार्टी ने किया अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर पार्लिमानी निशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर और अनंतनाग से मुजफ्फर इकबाल मनहास होंगे उम्मीदवार। बारामुल्ला सीट के हवाले से फिलहाल नहीं किया गया है कोई फैसला। जम्मू सूबे से इलेक्शन लड़ने का फैसला आजाद के साथ नहीं हो पाया है इत्तेहाद। 10 सालों में कभी अवाम के दरमियान नहीं आए जितेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुस सुलवानी का इल्जाम, कहा डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी को दिया गया है वोट तकसीम करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम। आम इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम जोरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 12 अप्रैल को उधमपुर करेंगे रैली। रवा साल जम्मू कश्मीर में होगी वज़ीर-ए-आज़म की तीसरी रैली। वज़ीर-ए-आज़म के 12 अप्रैल के दौरे पर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा मोदी ग्राउंड उधमपुर में इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। अमित शाह 9 अप्रैल को रायपुर दुमाना से करेंगे रैली में शिरकत। योगी आदित्यनाथ की 10 अप्रैल को होगी कठुआ में इंतखाबी रैली। कश्मीर में अपने उम्मीदवार न उतारने और हम ख्याल आजाद उम्मीदवारों की हिमायत से मुतल्लिक़ खबरों को बीजेपी ने किया मुस्तरद। पार्टी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने कहा हिमायत करने की नहीं है कोई वजह। यूटी की 5 सीटों पर मैदान में उतारेंगे पार्टी उम्मीदवार। आम इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, छोटी जमातें और कई आजाद उम्मीदवार भी आजमा रहे हैं किस्मत। आजाद उम्मीदवारों ने कहा आज का वोटर होशियार, यौमिया मजदूरों और जवानों के लिए काम करने का कर रहे हैं दावा। 1990 में कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन मामले की हो जांच। विश्व कश्मीर समाज का मुतालबा, एसआईटी की तश्कील का किया है मुतालबा, कहा माइग्रेशन के जिम्मेदारों को मिलनी चाहिए सजा। बरसर इख्तियार सियासी पार्टियों के किरदार को मंजर आम पर लाने की मांग। श्रीनगर में वाक़ एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इलेक्शन कमीशन की तकरीब। लोकसभा इलेक्शन को लेकर बेदारी प्रोग्राम, वोट फीसद बढ़ाने के लिए हो रही है कोशिश। तमंदुनी प्रोग्राम किए गए पेश। मंशिया स्मगलरों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाइयां जारी। बारामूला पुलिस ने की 20 लाख रुपए मालियत की प्रॉपर्टी अटैच, अराजी के अलावा रिहायशी मकान अटैच। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने की है बादल दुमेल रोड से बर्फ हटाने की मुहिम शुरू। बीकन और मजदूरों की जा रही है अनथक मेहनत। किश्तवाड़ सिंथन टॉप कौमी शाहराह आज से एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। अगले हफ्ते से रोजाना होगी दोनों अतराफ से ट्रैफिक की नकलो हमल। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस एनसी की हिमायत करेगी और वो कुछ दिनों बाद दिल्ली जाएंगे और फिर तस्वीर मजीद साफ हो जाएगी। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन इस सब के लिए एनसी को निशाना बनाया जा रहा है। उमर ने कहा कि उनके लीडरों को माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। उमर ने कहा कि बीजेपी कश्मीर में एक नई तरक्की का दावा करती है जो हकीकत से बईद है। उमर ने यह भी कहा कि उनकी तौहीन की जाती है और धमकियां दी जाती हैं कि अगर वो कुछ बोलें तो एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया जाएगा। उमर ने सवाल किया कि उनका कसूर क्या है। उमर ने कहा कि उन्होंने अमन खराब नहीं किया या पत्थर नहीं उठाए, बल्कि जमहूरियत पर यकीन रखा। उमर ने गुलाम नबी आजाद के इंतखाबी निशान बाल्टी और अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान बल्ले को निशाना बनाते हुए कहा कि वो बल्ले और बाल्टी से नहीं डरते। उमर ने अनंतनाग सीट से पीडीपी की जानिब से भी उम्मीदवार खड़ा करने पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से श्रीनगर में यूथ कन्वेंशन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ
अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे 5 उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बार तो आपकी कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना हमारा नुकसान किस चीज में है। जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना ये पार्टी का अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया। नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता है या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता है या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हालात पे जो है मतलब जिस तरह हमें धोखा दिया गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया है, कम से कम और किसी तरीके से नहीं तो वोट के जरिए यहाँ से अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद की जानी चाहिए। और श्रीनगर के वोटरों को ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा कायम हो गया था खासकर श्रीनगर के इलाकों में, उसको एक पॉलिटिकल एक शेप देने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारी तादाद में वोटर जो हैं श्रीनगर के वो आएंगे और 13 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देने पे घंटे के अंदर अंदर पीएसओ दिए जाते हैं। हमारे तो कैंडिडेट के ऐलान होने के 2 दिन के बाद भी कैंडिडेट की सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। जो हमारे स्टार की कैंपेनर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। और उल्टा तो हमें ये लग रहा है कि इंतजामिया का इस्तेमाल किया जा रहा है हमें तंग करने के लिए, हमारे प्रोग्राम जो हैं उन्हें उन पे रुकावट पैदा करने की। और कोई बात नहीं, जहां एक तरफ से हम सियासी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां दूसरी तरफ से हम इंतजामिया के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। पीडीपी तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एनसी के साथ साथ कांग्रेस के भी तर्जुमान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। सिंह ने कहा कि उन्हें कश्मीर में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर पीडीपी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो फिर इंडिया ब्लॉक का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, तो जब उमर साहब ने उतारे या अनाउंस किया तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक से पूछा, तो उन्होंने हमसे बात की। तो ये जो इनका अपना डिसीजन है, देखो हम तो अभी तक बैठे थे, हमने तो अभी तक कल तक जब महबूबा जी ने हम मजबूर होके हमने इन सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि अब हम लोगों को और मिजरीज में और तू मैं नहीं डालना चाहते। हमारा मकसद है कि कल तक हमने इंतजार किया, कल तक हम चाहते थे कि एक जॉइंट वॉइस जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचे, लेकिन हमें मजबूर किया गया कि इन सीटों पे इलेक्शन लड़ने के लिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो इलेक्शन लड़ना उनका काम होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से वेट किया इत्तेहाद का, इन लोगों का कोशिश की हमने। हमारी कोशिश रही कि जो ज्वाइंट कोलिशन है या ज्वाइंट आवाज है जम्मू कश्मीर की, ये पार्लियामेंट में। पीडीपी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सख्त बयानबाजी से काम ले रही है और दीगर इलाकों से उम्मीदवारों को लाकर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। पार्टी के तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पीडीपी को किसी खाते में नहीं समझ रहे और पार्टी लीडर मगरूर होकर बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब उसने अनाउंस किया कि हम तीनों सीटों से लड़ रहे हैं कि किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास इतना ताकत है, जो उसको लग रहा है कि बहुत ताकत है और जैसे वो खुदा बन चुका है, खुदा नहीं है, अगर उतना ताकत है तो कैंडिडेट्स इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? कास्ट वाइज कैंडिडेट्स लाने की मतलब कोई कंगन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यहाँ जैसे अनंतनाग कुलगाम में इस लायक कोई था ही नहीं,
इसलिए कि क्या एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे उनका नजर है। अगर उतना ताकत था तो यहाँ के किसी को लाती। दूसरी बात यह जिस एरोगेंस से उसने महबूबा जी ने बोला था कि अगर मेरे को फोन करते, मेरे साथ बात करते, मैं सरेंडर कर देती तीनों सीटें अलायंस के लिए, लोगों के लिए। लेकिन शायद उमर साहब की, फारूक साहब की कोई मजबूरी ऐसी बड़ी है जो वो अलायंस, जब अलायंस तोड़ना चाहते, अलायंस को आगे लेना नहीं चाहते, कोई मजबूरी होगी जो बीजेपी चाहती है कि अलायंस ना बने, तो उसमें लगता ये है कि उनको कोई ऐसी बड़ी मजबूरी है। अब बदकिस्मती ये है कि वो कंफ्यूज लग रहे हैं, कभी अपना तर्जमान, कभी पीडीपी का तर्जमान, कभी कांग्रेस का तर्जमान बन रहे हैं। इट लुक्स ही इज कंफ्यूज्ड और वो एरोगेंस में उसको लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रियासत के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर आप बेशक जो है आपके अंदरूनी खिलाफत हो सकते हैं, लेकिन बाहर तो आप दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि नहीं जी एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ एक शेयर करने का सवाल है, वो वाला एक लार्जर गोल है जो अभी पूरे मुल्क में हो रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अटैक है, और अगर एक बार फिर बीजेपी सरकार आई तो क्या करेंगे वो सब उनके दिमाग में है। कांग्रेस उन तमाम पार्टियों का साथ देगी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। इंडिया अलायंस 5 सीटें जीतेगी, और इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इरफान नक्शबंदी ने किया। उन्होंने कहा कि वो एनसी और पीडीपी दोनों की हिमायत करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जंग है, अभी जंग की शुरुआत है। हम पहले से कहते आए हैं कि जो भी इलेक्शन बीजेपी के बगैर लड़ेगा, वो एक फ़र्द हो या एक तंजीम हो, वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, वो इंडिया अलायंस के साथ है। जो भी वहाँ से जीत के आता है वो इंडिया अलायंस के साथ होगा। जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है मैदान में खड़ा है, कमर बस्ता इस वक्त बीजेपी के ख़िलाफ़ है। अब उमर साहब की ये बात हमेशा हमने कहा है कि हम कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है और पीडीपी के साथ भी है। हम चाहते हैं कि सारे एक साथ आ जाएं। चूँकि उमर साहब ने एक सीट पर ऐलान कर दिया, वो उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं आई है अपने कायदीन से, हेडक्वार्टर से कोई मैसेज अभी तक नहीं आई है। जो भी इंडिया ब्लॉक में होगा, जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ इस वक्त सफ़ कर रहे हैं, जो भी नीचे आए हैं, जो भी फ़ाइट के लिए उतरे हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, कांग्रेस उनके साथ हमेशा रहेगी, कांग्रेस उनके सफ़ों में हमेशा रहेगी। कश्मीर से बीजेपी के लीडर इंजीनियर एजाज ने उमर अब्दुल्ला के बयान को गुमराहकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में तरक्की की रफ्तार काफी तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया वो बिल्कुल मिसलीडिंग बयान है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग, जो जनता है वो समझ चुकी है। इन्होंने पहले डीडीसी के चुनाव में भी यही बोला था कि हम डीडीसी चुनाव लड़ेंगे और धारा 370 को वापस लाएंगे, और बाद में आपने देखा जम्मू कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से उनको रिजेक्ट किया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि एक टाइम में आपने सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की भी नारे दिए थे, वो सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी कहां गई? और दूसरा, जो धारा 370 हटने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हुई, मैं मानता हूँ वो सराहनीय है। चाहे G20 हो, चाहे फिर यहाँ फार्मूला रेस के जो इवेंट्स है वो हुए, या फिर IITs, IIMs, या हर घर जल, हर घर पानी, हर घर पावर, ये जितनी सारी स्कीमें ये बिल्कुल इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि धारा 370 नहीं है। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल एक इमोशनल प्लैंक है जो लोगों को बेवकूफ करने और गुमराह करने का काम करेगी। और आज उनको पता है कि धारा 370 फिर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी लोगों से निवेदन है कि ये जो रीजनल पार्टीज है, जो ये प्लैंक खेलती है, इमोशनल प्लैंक हमारे लोगों के साथ, इनको रिजेक्ट करके आने वाले समय में जब आप वोटिंग में जाएंगे, इनको रिजेक्ट करो, और ताकि इनको भी पता चले कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे विकास के कार्य हुए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जम्मू कश्मीर की जनता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप अगर के छात्रों ने 50 मॉडल किए पेश। शिक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। मेंढर के मानकोट में डीसी का दौरा, रामकुंड मंदिर होने वाले मेले का लिया जायजा। मंदिर कमेटी ने प्रशासन से की मांगे। पुंछ के सेडी ख्वाजा में तेज हवाओं से पुल से सोरन नदी में गिरी युवती। लोगों ने युवती को किया जिला अस्पताल में भर्ती। सांबा में पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किए। सुराग देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
आज से खुला रहेगा किश्तवाड़ सिंथन NHIDCL के अधिकारी रखेंगे निगरानी। सांबा पुलिस ने पकड़ा 3 बदमाश, धारदार हथियार किए बरामद। बांदीपुरा पुलिस ने परिबल हाजिर में ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, चरस प्रतिबंधित पदार्थ किए बरामद, ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। बांदीपुरा में पुलिस ने किया 2 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार, 5 किलोग्राम चरस हुआ बरामद। सांबा पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 4 ग्राम हेरोइन बरामद की। रामबन के बटोटे में JKNC अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभा को किया संबोधित। मौके पर चनाब घाटी के JKNC कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में लिया हिस्सा। उधमपुर पुलिस ने शहीद PSI दीपक शर्मा को दी श्रद्धांजलि। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच गोलीबारी में शहीद हुए थे दीपक। शामली में तेज रफ्तार ट्रक ने 12 लोगों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत। कई लोगों के ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका, कई दुकानों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। झांसी में हाई टेंशन लाइन गिरने से 3 ट्रैक्टर में लगी आग, घटना CCTV कैमरे में कैद। मोट तहसील ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अनंतनाग राजौरी सीट से जफर इकबाल मनहास और श्रीनगर से मोहम्मद अशरफ मीर को मैदान में उतारने का फैसला किया गया। बारामूला सीट के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद दिलावर मीर ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के साथ इत्तेहाद नहीं हो पाया है। मीर ने कहा कि वो जम्मू में अभी इतने मजबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। अशरफ मीर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। मीर ने कहा कि लोग मायूस और खानदानी सियासत ने वादी को तबाह किया। उन्होंने कहा कि वो रियासत के दर्जे के लिए लड़ेंगे। मनहास ने यह भी कहा कि अगर मियां अल्ताफ और गुलाम नबी आजाद जैसे लीडर इलेक्शन नहीं भी लड़ रहे होते तो भी एक चैलेंज था। उन्होंने कहा कि हर किसी को सियासी अमल में हिस्सा लेने का हक है। मीर साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत खुशी लग रही है, अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जहां भी अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे जीत के आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए किसी तरीके की चुनौतियां आपको लग रहा है, स्पेशली श्रीनगर की सीट पे? अब डिलिमिटाइजेशन के बाद कई सारे ऐसे एरियाज है जो जोड़ दिए गए हैं, तो वो जो वोटर्स है उन तक कैसे केटर कर पाएंगे? देखिए, जहां भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, और जहां भी हमारा रीच आउट हो गया, हमें लोगों के अंदर मायूसी दिखी, क्योंकि एक तो इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, दूसरा जो वरासती जमातें यहाँ पर थी उन्होंने जो भी आज तक सियासत की झूठ की बुनियाद पर की है, और उन्हें कुछ उम्मीद नजर आई। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की शक्ल में एक उम्मीद, एक्सपेक्टेशन थे, तो इसलिए हमने टाइम फर्स्ट जब से हमारी पार्टी वजूद में आ गई तो हमने देखा कि लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा और ये जो झूठ की सियासत है उसको खत्म करेंगे। बहुत चैलेंज है, हर इलेक्शन चैलेंज होता है। वो ना भी होते तब भी चैलेंजिंग था। मियां साहब ने होते तब भी NC वहां मौजूद थी। आजाद साहब ने होते, उनका कोई और नुमाइंदा होता तो वो खुद आजाद साहब ही होते हैं। जब आप किसी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हैं तो पार्टी ही होती है। ये कहना कि उसके होने से कुछ ज्यादा होगा, उससे कम होगा, वो नहीं होता है। सवाल ये होता है कि हर इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन अहम होता है, वो नॉर्थ हो, साउथ हो, सेंटर हो, और हर पार्टी जो वाकई पॉलिटिकल पार्टी होती है और हर वो इंडिविजुअल जो वाकई पॉलिटिक्स को समझता है, पॉलिटिकल डायमेंशंस जो हैं, डायनेमिक्स जो हैं, उनको समझता है, वो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार भी होता है, उनके लिए तैयारी भी करता है। अब ये मैंने कहा ना, हर शख्स जब बाजार लगता है, सभी लोग दुकानें अपनी अपनी खोलते हैं। आपने वो एक फिल्म देखी होगी राजा बाबू, तो उसमें कादिर खान का एक बड़ा होटल था, तो वहाँ गोविंदा एक छोटा सा वो ढाबा लेके थे। तो ढाबे वालों को भी हक होता है जिंदा रहने का। अब कभी कभी ढाबे वाले के यहाँ भी खरीदार आ जाते हैं। लेट अस सी। सियासी हलकों में ये गूंज है कि बीजेपी कश्मीर की किसी भी सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और इसके बजाय वो हम ख्याल उम्मीदवारों की हिमायत कर सकती है। बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया। सेठी ने दावा किया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों की हिमायत करने की कोई वजह नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है न्याय पे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और ये जो फैसले होते हैं, ये बहुत सारे फैसले जो होते हैं, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी
जो सेंटर में बैठी है वो करती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे लोग, ये आप सुनिश्चित रहे। आप 5 की 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हम 5 की 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। पीडीपी वादी कश्मीर की तमाम 3 पार्लिमानी सीटों के लिए इतवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। जराये के मुताबिक महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। श्रीनगर सीट से वहीद पर्रा को टिकट दिया जा सकता है। फयाज मीर और रफीक रातर बारामुल्ला सीट के लिए सबसे मजबूत दावेदार होंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार रसूलवानी और उधमपुर कठुआ से पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह डोडा के दौरे पर हैं। विकार रसूल ने कहा कि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन 10 सालों में कभी अवाम के दरमियान नहीं आए और न ही उन्होंने कभी यहां के अवाम का मसला पार्लियामेंट में उठाया। वानी ने कहा कि यही वजह है कि लोग अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जान छुड़ाना चाहते हैं और लोग अब चौधरी लाल सिंह को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। हमारा जो कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, वो कभी लोगों में नहीं आए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कभी किसी से मिले नहीं, कभी किसी का काम नहीं किया। 10 साल वो यहाँ के एमपी रहे, कभी पार्लियामेंट में बात नहीं की, कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया। लोग बहुत परेशान हैं उससे, लोग चाहते हैं उसका छुटकारा, और उसका सबसे बड़ा ऑप्शन है चौधरी लाल सिंह, जिसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट कठुआ से भी है, उधमपुर से भी है, और चुनाव वेले में हमेशा हमारी 1.5-2 लाख की लीड रहती है। इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं, लोग चौधरी लाल सिंह के साथ हैं, और हम जगह जगह कैंपेन करने जा रहे हैं कि भैया एक बीजेपी नहीं है, ये 2 बीजेपी हैं। एक सामने से हमारे साथ लड़ रहा है, दूसरा पीछे से हमको वोट काट रहा है, वो डीएपी वाले। तो मैं लोगों से अपील करता हूं आपकी मदद से कि चौधरी लाल सिंह एक बहुत मजबूत आदमी है, लड़ता है हमारे लिए, जहां बोलो वहां पहुंचता है, हर एक आदमी उसको मालूम है, हर एक जगह उसको मालूम है, हर जगह वो एज एमपी पहुंचता था। उसको जिताने का काम करे, यही हम आज अपनी कैंपेन में कह रहे हैं। तो अगर देखा जाए, महबूबा मुफ्ती ने भी कल ऐलान किया है कि वो कश्मीर में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उन पर इलेक्शन जो है वो लड़ेंगी, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को काफी नुकसान होगा? कश्मीर में थोड़ी कंट्रोवर्सी है। कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों में बैठ के सलाह करें, बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन उनका यह कहना है कि वो 1-2 दिन में अनाउंस भी करेंगे अपने कैंडिडेट। देखिए, वो उनका मसला है, हम अभी कैंपेन में बिजी हैं, हाईकमांड से बात हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। आपका कश्मीर में आपकी किस पार्टी को सपोर्ट रहेगी? वो अभी इंडिया अलायंस के साथ दोनों हैं, तो हम बात कर रहे हैं हाईकमांड से। जो ही हमारी यहाँ से कैंपेन शुरू होगी, आपको खुद लगेगा हम किसके सपोर्ट करें। आम इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। उधमपुर लोकसभा सीट पर पहले मरहले के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए वोट मांगेंगे। उधमपुर मोदी ग्राउंड में 12 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म रैली से खिताब करेंगे। रवा साल जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये तीसरी रैली होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जम्मू रियासी लोकसभा सीट के रायपुर दुमाना में 9 अप्रैल को रैली होगी, और जबकि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की 10 अप्रैल को कठुआ में रैली होगी। साबिक मरकजी वज़ीर शाहनवाज हुसैन डोडा में 13 अप्रैल को इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को मोदी ग्राउंड उधमपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करने जा रहे हैं। 20 फरवरी और 7 मार्च को जम्मू और श्रीनगर में उनकी सरकारी रैलियों के बाद ये इस साल जम्मू कश्मीर में मोदी की तीसरी रैली होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 अप्रैल को जम्मू लोकसभा सीट के रायपुर दुमाना में एक रैली से खिताब करेंगे, और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 10 अप्रैल को कठुआ में इंतखाबी रैली करेंगे। साबिक वज़ीर शाहनवाज हुसैन 13 अप्रैल को डोडा में एक रैली से खिताब करेंगे। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने इस हवाले से जानकारी दी है। देखिए, स्वाभाविक बात है कि हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं, एक ओरा है। सभी प्रधानमंत्री जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या अमित शाह जी हों, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल जी, कोई नेताओं की कोई
भारतीय जनता पार्टी के पास कमी नहीं है। निश्चय उनके आने से एक प्रभाव पड़ता है समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, गृह का क्षेत्र हो, शांति व्यवस्था हो, सभी में काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उनके आने से बहुत बड़ा यहाँ पर फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में यहाँ पर जीतेगी। तीसरी बार वो आ रहे हैं। पिछले अगर हम 1-1.5 महीने की बात करें तो कश्मीर भी गए, जम्मू भी, अब उधमपुर। तो क्या लगता है कि जो आपकी नीतियां हैं, आपकी जो काम है जो मोदी सरकार ने किए हैं, क्या आपको लगता है उस आधार पर आपको होपफुल है कि जब वो फिर आएंगे तो उससे मनोबल मिलेगा, आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा? हम होपफुल नहीं है, आशा नहीं है, पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। क्योंकि अभी अगर हम बाकी पार्टीज़ का देखें तो वो जैसे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अलग अलग है, तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला और प्लस बड़ी हस्तियां आ रही हैं तो फ़ायदा। देखिए, कोई भी आए हमारे सामने, हमारे अपने कामों पर विश्वास है, हमने जो लोगों के लिए किया है उस पर विश्वास है। जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था स्थापित हुई है उस पर विश्वास है, उसी आधार पर लोग वोट देंगे। क्या आप अनंतनाग की सीट लड़ने जा रहे हैं? ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आप सपोर्ट करें किसी और को। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, 1-2 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट में सुनना अब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि प्रियंका गांधी भी आ रही, कांग्रेस के भी स्टार कैंपेनर, लेकिन आपको लगता है कि आपके जो स्टार कैंपेनर है उनके मुकाबले में वो कहीं नहीं टिकते? देखिए, जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ते हैं वहाँ से कांग्रेस उखड़ती जा रही है, ये हमने देखा है। पूरे भारत के वो पिछले दिनों में जो भारत तोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा इस प्रकार की जो बात करते हैं, ये कुछ होने वाला नहीं, इनका अंत नज़दीक है। और डोडा उधमपुर पार्लिमानी हल्के से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह दीगर सीनियर लीडरों के हमरा भद्रवाह पहुंचे। उन्होंने इलाके में एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि हम फिरका वाराना एजेंडे, तकसीम करने वाली सियासत और हुकूमत करो की पॉलिसियों, नारे की सियासत, मजहब की बुनियाद पर सियासत और दीगर मसाइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात और सियासतदान तरक्की, नौकरियों, हमारी ज़मीनों और दीगर फलाही मंसूबों की बात नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सियासी जमातें और लीडरान असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए 370-35 और दीगर मसाइल लेकर आएंगे। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि मैं अवाम से वादा करने आया हूँ कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेंगे, जिसे बीजेपी ने हमारे आइन के खिलाफ मंजूर किया है। इन्हें छीनी, इन्होंने जो दिया, बच्चे 12वीं पास किया तो 13वीं में दाखिल होने के लिए बच्चों को एंट्रेंस करने पड़ा। ये आपके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, उसको दूर करने के लिए ये कम है क्या? आपको इससे बचा लेना कम है क्या? और देश को आप बम लगा के बड़े बड़े बिल्डिंगें उड़ा रहे हैं, देखा आपने? सरकारें इंसानों की होती हैं, सरकारें बुलडोजरों की बना दी। सरकारें लोगों के लिए होती और सरकारें एंटी पीपल काम कर रही। 700 किसान मरा था पिछली दफ़ा और इस बार भी किसानों को कितना मारा गया, क्या हालत बनी है। इसलिए 2019 में जो ऑर्डर हुआ था 5 अगस्त, सबसे घिनौना दिन था हमारे लिए, सबके लिए। हमारी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारा जो विरसा था उसको इन्होंने मिटाने की कोशिश की और हम इसके लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर ये 370 गलत था तो 371 12 स्टेट में लगा है, वो सेम है, वो क्यों नहीं ख़त्म हो पाए? क्योंकि हम लोगों को कुचला, इन्होंने कहा कि आपको हिंदुस्तान के साथ मिलाया। हम पहले भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी। इनके कहने से ना कोई हम पहले रुके थे या आए रुकेंगे, हिंदुस्तानी थे, हम सारे लोग हैं और रहेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार ने वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनकी पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि पीडीपी का वजूद खत्म हो चुका है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दहाइयों से लोगों को गुमराह किया। अब लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबात कहकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उनके हमरा डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पूरी भी मौजूद रहे। लगता है कि पीडीपी का नाम मत ले लें, क्योंकि उनका इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है इस इलेक्शन। हमें एनसी के साथ मुकाबला है, लेकिन एनसी का हाल भी आपने देखा है, एनसी का खाता ही खत्म हो रहा है। ये तो कश्ती डूब गई है और इंशाल्लाह इनको इलेक्शन के काउंटिंग के दिन पता चलेगा ये कहां से कहां तक पहुंच गए। ये आज तक
सिर्फ इक़्तिदार की वजह से जीत रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प। आज इनको खुद को भी पता चला है कि इक़्तिदार अब हमें कोई मदद आने वाला नहीं है। जो इनको अक्सर आदत थी गलत तरीके से मदद हासिल करने की, अब उनको आज पता चल गया है कि हमें कोई मदद नहीं आने वाला है। इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि जो उन्होंने आज तक ज्यादतियां की हैं वो सब लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग अब कॉन्शियस हो गए हैं। लोगों को पता चला है कि आज एक्सपोज हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने, खासकर नौजवानों के सामने, और उनको पता है कि जो भी ज्यादतियां यहाँ हुई है, जिस दौर में भी हुई है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में वाक़ एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इलेक्शन कमीशन की तरफ से लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में कल्चरल डांस और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वोट देने की जानिब राग़िब किया गया। हम अपनी कंट्री के लिए, एक इंडिविजुअल कितना इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के लिए, और हम सबको अपना वोट जो है कास्ट करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सके अपनी कंट्री के लिए। टुलिप गार्डन जो कि आप जानते हो एशिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल टुलिप गार्डन है, उसी में ये इवेंट आज हो रहा है। बहुत ही आप गिरदोनिवाह में देखते हो पब्लिक का कितना जो है क्राउड है, उसी का हम जो है फ़ायदा लेते हुए लोगों में ये अवेयरनेस ला रहे हैं कि वोट कितना ज़रूरी है। तो वोट कास्ट करने के लिए हमने कुछ जो है एक्टिविटीज़ यहाँ रखी हैं, पब्लिक को जो है अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। बच्चों ने, स्कूलों के बच्चों ने कुछ प्रोग्राम रखे हैं, कल्चर प्रोग्राम रखे हैं। कल्चर अकेडमी का बांड पत्थर यहाँ की एक मशहूर आइटम है, वो रखी है। कुछ कल्चर अकेडमी की दूसरी आइटम्स हैं। और फिर जो है हमने यहाँ सेल्फी पॉइंट जो है क्रिएट किए हैं वोटर्स के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ट्यूलिप गार्डन है जहाँ पर इस प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे ट्यूलिप जो हैं वो खिले हुए हैं और भारी तादाद में जो सयाह हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब यहाँ पर ये सयाह आ रहे हैं तो वो इस कल्चर प्रोग्राम की तरफ भी आ रहे हैं, इधर आकर्षित हो रहे हैं और आकर इस कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जो है तारीफ़ कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज़ के साथ मैं काज़ी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। आरएसएस संगठन की जानिब से हाजंत्राल में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। स्टेट सदर अबुल हसन भट्ट, यूटी कोऑर्डिनेटर मलिक ज़हूर, यूटी जनरल सेक्रेटरी आलिया परवीन, बशीर अहमद लोन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अलावा कई लीडरान मौजूद थे। लीडरान ने बताया कि आरएसएस लोगों के मसाइल जानने के लिए ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। लीडरान ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाए जाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, इन्होंने हमें यहाँ बुलाया। इनके बहुत सारे मुश्किलात हैं, बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमारे संगठन का यही एक मंशूर है, एक मकसद है कि आप दूर दराज
एरियो में जाओ और वहाँ देखो लोगों के क्या मसले मसाइल है, ताकि वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। और माशाल्लाह और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम किसी हद तक कामयाबी हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात भी सुनती है, तो इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो भी वो कोशिश होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो हल हो जाए। अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है कि वो चलो इन्होंने आज बोला तो कल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो जाएंगे। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम विश्व कश्मीरी समाज ने 1990 में वादी से पंडितों के माइग्रेशन के मामले में जांच की मांग की। तंजीम ने SIT तश्कील देने का मुतालबा भी किया ताकि माइग्रेशन की वजूहात और उस वक्त बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियों के किरदार मंजर आम पर आ सके। तंजीम के कन्वीनर करण ने कहा कि माइग्रेशन के लिए जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए ताकि कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी हो सके। हर फोरम जो हमारी है उससे ये आवाज़ निकली है, मगर आज हमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें वो मुद्दे हैं जो हमारे रह गए हैं, जो एड्रेस नहीं हो सके। एक उसमें ये जो आपको मैंने जिसका पूछ रहे हैं आपको याद आया, ये मुद्दे हैं जो सरकार ने किए, उसकी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। एक ऐसा ये SIT जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, उसका चेयरमैन वो बननी चाहिए। पता लगे यार एक यहाँ घर के बाहर कोई जानवर मरता है, उसकी इंक्वायरी हो जाती है। हम तो इंसान हैं, हमारी तो इतनी वहाँ शहादत हुई है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप वहाँ कोई इंडिविजुअल कहीं भी इंडिया में ले लो कि कोई प्रॉब्लम होती है, आप रोज टीवी पे देखते हो, उसकी FIR लग जाती है, CBI बैठ जाती है, भाई पता करो क्या किया, और 5-7 दिन में निकाल देते हैं उसका। आप यूपी में देखो कितना उन्होंने गुंडे ख़त्म कर दिए। तो अगर यूपी में कर दिए तो कश्मीर में जो उस वक्त के थे गुंडे, वो क्यों आज आगे पीछे छुप रहे हैं? उनको निकालो बाहर, नहीं तो वो कल को फिर कोई भी ना कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए जब हम आप ले जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे लिए एक इमीडिएटली स्मार्ट सिटी चाहिए। पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। जम्मू में भी स्मार्ट बन रहा है, बाकी जगह भी बन रहा है। हम चाहते हैं एक कश्मीर में कहीं भी, नॉर्थ ऑफ कश्मीर, साउथ ऑफ कश्मीर, कहीं भी एक स्मार्ट सिटी बनाए। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ जाएंगे। उसके बाद जिसने अपने गांव में जाना जाए, मगर कम से कम एक लैंडिंग तो कराओ। हमारी आज तक लैंडिंग ही नहीं वहाँ वापस हुई। ये चलता जा रहा है। तो इससे हमें ये लगता है कि भाई अब पिछली गवर्नमेंट जितनी थी वो वोट बैंक के चक्कर में थी, और अब तो गवर्नमेंट का वो चक्कर ही नहीं है। अब हम चाहते हैं स्मार्ट सिटी बनाइए, हमें लैंड करवाइए वहाँ। उसके बाद हम वो किसी जो कोलगाम का कोलगाम जाएगा, जिसका कुपवारे का कुपवारा जाएगा, वो बाद में पहले उसको उस जगह पे। ESS ग्लोबल ने जम्मू में अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है और ESS ग्लोबल तालीम और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में एक मुमताज़ नाम एक अहम निशान बन गया है। उन्होंने जम्मू में अपने नए दफ्तर के इफ्तिताह के साथ नया संग मील अबूर किया। इफ्तिताही तकरीब में BJP के साबिक वजीर श्याम चौधरी मौजूद थे। ये स्ट्रैटेजिक इकदाम ESS ग्लोबल की तरक्की के अज़्म और बेमिसाल महारत के साथ खित्ते में गाहकों की खिदमत के लिए इसकी लगन की अक्कासी करता है। और ESS ग्लोबल के डायरेक्टर रोहित सेठी ने इस तौसीए के बारे में जोश खरोश का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी महारत को इस शोबे में लाने के लिए बहुत पुरजोश है। ESS ग्लोबल का सब ऑफिस खोला गया जो पहले जम्मू में गांधीनगर था। आज बच्चों का काफ़ी रुझान है कि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, अलग अलग कंट्री में जाने के लिए, जैसे UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाने के लिए लोग काफ़ी इच्छुक हैं। और ख़ासकर पहले तो पंजाब से ज़्यादा लोग जाते थे, और अब जम्मू से भी काफ़ी लोगों का ये सोच बनाई है कि जहाँ के बच्चे भी चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर के बनाने के लिए, पढ़ने के लिए और उसके साथ साथ काम करने के लिए भी जहाँ से बच्चे जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये जो ऑफिस खुला है, इसका बच्चों को काफ़ी फ़ायदा है। क्योंकि ये अपने लोकल जहाँ ऑफिस होगा, लोग जितने भी बच्चे जहाँ आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, जहाँ से पूरा उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो बच्चे वहाँ जाकर अपने आप को सेटल करेंगे, स्टडी करेंगे। लगता तो जी मैं कहूँगा कि बच्चे अपना फ्यूचर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जाना चाहिए। देखिए, आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, बट एक बात तय है, आने वाला समय पढ़ाई का है।
चले गए वो टाइम जब आप कुछ भी करके रोटी कपड़ा और मकान जुटाते थे। आज आपका कंपटीशन टेक्नोलॉजी के साथ है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई के साथ आएगी, और जब पढ़ाई का चयन करें तो उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जाएं जो आने वाले समय की नीड को एड्रेस करे, ना कि एक रैंडम कोर्स लेके सिर्फ क्लासरूम में बैठने का प्रयत्न करें और सोचें जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। वो शेख चिल्ली के सपने रह जाएंगे। जिंदगी में कामयाबी अच्छी पढ़ाई, अच्छे इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੁਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੀਆਰਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ESS ਗਲੋਬਲ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ESS ਦੇ 17 ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ 3 ਅਬਰੋਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ। पामपुर के सब डिवीजन ऑफिस में आग, PDD सब डिवीजन पामपुर में आग लगी है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो कि सामने आ रही है। पामपुर के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी है। PDD सब डिवीजन पामपुर में ये आग लगी है। फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पामपुर से, जहां पर सब डिवीजन ऑफिस में आग लग गई है। ये आग जो है PDD सब डिवीजन ऑफिस में लगी है और फायर टेंडर्स जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं लग सका है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पामपुर से, जहां डिवीजन ऑफिस में आग लगी है। PDD सब डिवीजन पामपुर ऑफिस में ये आग लग गई है और इस वक्त फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने की वजूहात के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। आग में कितना नुकसान हुआ है, इस हवाले से भी जानकारी आना अभी बाकी है। आप तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यह पामपुर से तस्वीरें हैं। सब डिवीजन ऑफिस की ये तस्वीर है, जहां पर यह आग लगी है। भयानक आग इस सब डिवीजन ऑफिस में लगी है और फायर ब्रिगेड अमला आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें पामपुर सब डिवीजन ऑफिस की, जिसमें आग लगी है और फायर ब्रिगेड अमला जो है लगातार कोशिश में है कि इस आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। भयानक आग पामपुर सब डिवीजन ऑफिस में लगी है। PDD ऑफिस में ये आग लगी है। आग लगने की वजूहात के बारे में अभी मालूम नहीं हो सका है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। लगातार फायर ब्रिगेड अमला जो है इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। बहुत भयानक आग लगी है और ऐसे में इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड अमला वहां पर मौजूद है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें देख रहे हैं। ये पामपुर की है, सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी है और लगातार कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाने की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बालतल दोमेल रोड के साथ साथ एक जबरदस्त बर्फ साफ करने की मुहिम शुरू की। ये राब्ता सड़क अमरनाथ गुप्कार को जाती है। अमरनाथ गुफा को जाने वाली ये सड़क जो है ये यात्रियों के लिए अहम रास्ता है। इस इक़दाम का मकसद मजहबी यात्रा को बगैर किसी रुकावट के आसान बनाना है ताकि अक़ीदतमंदों के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाया जा सके। NHIDCL की तरफ से क्लियरेंस के बाद एक तरफा गाड़ियों को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। किश्तवाड़ सिंथन टॉप 244 नेशनल हाईवे बजरिया सिंथन टॉप इंतजामिया की दी गई हिदायत के मुताबिक हाईवे रोड के मुनासिब मौसमी हालात के दौरान नजर मुसाफिरों के लिए खुला रहेगा और NHIDCL के हुकाम सड़क की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर मैन मशीनरी को भी तैयार रखा जाएगा। गाड़ियों के आमदोरफ्त किश्तवाड़ सिंथन टॉप 244 नेशनल हाईवे रोड को मुनासिब मौसमी हालात में खुला रखा जाएगा। खराब मौसमी हालात के दौरान राब्ता सड़क मुअत्तल रहेगी ताकि मुसाफिरों और ऑपरेशनल अमले के हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तारीखी मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम रोड पर कई जगहों पर पस्सियां गिराने की वजह से रोड को अभी भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रखा गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB मकसूद अहमद ने बताया कि इस रोड पर दोनों तरफ से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम कुछ जगहों पर पस्सियां गिराने की वजह से रोड को खोलने में मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में इसे खोल दिया जाएगा। मेन जो प्रोसेस था स्नो क्लियरेंस का वो क्लियर हो चुका है। स्नो क्लियरेंस थ्रू है, थ्रू एंड थ्रू पीपली गली तक हमारा जो है पूरा कंप्लीट है। लेकिन अभी जो है वहाँ पे रास्ते में बहुत जगह पे जो है स्लाइड्स आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आती हैं, उसका थोड़ा इशू है, वो क्लियरेंस साथ साथ हमें करनी पड़ रही है। तो अभी तक तो मैकेनिकल वो कर रहा था, तो अभी आगे जो है इसमें क्या डिसीजन होगा उसके लिए हमने प्रपोजल भी भेजा है, तो वो देखते हैं। उसका क्लियरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर जो है ट्रैवल के लिए ज़्यादा सेफ नहीं है इतना। तो जब तक पूरा ऐलान नहीं होगा, जब तक ये पूरी तरह से खुला नहीं जाएगा ऑफिशियली, तब तक इस पर ट्रैवल करना भी सेफ नहीं है। गांदरबल के सलूरा इलाके में स्कूली तलबा में काफ़ी मायूसी और खौफ पाया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के अहाते में मुरझाई हुई जड़ों वाला एक बड़ा चिनार गिरने से बड़ा सान्हा टल गया। आधी रात को चिनार के गिरने से स्कूल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि मकामी आबादी खासतौर स्कूल में दाखिला लेने वाले तलबा की नक्ल हरकत के साथ दिन के वक्त ये जगह काफ़ी मसरूफ़ रहती है। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम को बारहा दरखास्तों के बावजूद ताहाल कोई तवज्जो न देने का इल्ज़ाम लगाया है। लोगों के मुताबिक मुख्तलिफ अहम और मसरूफ़ मकामात पर कई दीगर मुरझाए हुए चिनार मौजूद है जो इंसानी जानो माल के लिए ख़तरा बने हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुतल्लिका महकमा और अफसरान के नोटिस में लाने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किया गया। कि आप यहाँ देख रहे हैं जो चिनार का बड़ा पेड़ था, यहाँ पे इसकी जड़ें ऑलरेडी खोखली हो चुकी थी नीचे से। तो हमने अथॉरिटीज को बार बार इस पे कन्वे किया था कि इनकी जड़ें खोखली हुई है नीचे से, तो ये कभी भी गिर सकती है। तो जब यहाँ पे तहसीलदार साहब जो गांदरबल का वो भी यहाँ पे आए थे साइड पे, तो उन्होंने भी देख लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो दरख्त है सरसब्ज दरख्त है, तो ये नहीं गिर सकता है। तो कल आज सुबह जब फजर का टाइम था, तो फर्ज नमाज के टाइम पे ये यहाँ पे गिर गया था। लकीली यहाँ पे मतलब लोग नहीं चल रहे थे उस टाइम। तो ये आप देख रहे हो पीछे ये स्कूल है यहाँ पे, और देख रहे दीवार वेवार सब टूट गया है। तो इसलिए हम अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर मेहरबानी करके इस पर नजरसानी कीजिए। तहसीलदार वोन अत यह सर सब्ज बोन यह नसा पे न कहें। बह वोथस पे योर मे तुम लिखियो एप्लिकेशन ती पे तुम एप्लिकेशन लिखम फ्लोरिकल्चर वाले 4 दोहन मज तमो कोर कहें रेस्पॉन्ड तथ एप्लिकेशन। 4 दिन बाद आज रात क्या बुधवार बृहस्पति सुबह पे नमाज फर्ज विज आय बोन पान वसित ये स्कूल देवार तम वलित। तो अगर राहगीर आसान पकान मुमकिन तम मा ग इन्वॉल्व।
पुलिस ने लाखों रुपए की गैर कानूनी जायदाद अटैच कर दी है और बारामुल्ला में बदनाम जमाना मंशियात फरोश की 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई। मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए बारामुल्ला पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश फारूक अहमद मीर वल्द गुलाम मोहिउद्दीन मीर साकिन जसपुरा टंगमर की एक कनाल 10 मरला अराजी और एक मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया गया। पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश के दौरान जायदाद की शिनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद के तौर पर हुई है। ये जायदाद पहली नजर में मंशियात फरोशों के जरिए मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा है। दो पाकिस्तानियों समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ISI की मदद से हिंदुस्तान में ये दाखिल हुए थे और भारत नेपाल बॉर्डर से ये लोग दाखिल हुए थे। मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सईद गजनफर और नासिर अली नामी दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। करालीपुरा हवल श्रीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है नासिर अली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पाकिस्तानियों समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार किया गया है और ISI की मदद से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए से ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तीनों के नाम मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सईद गजनफर और नासिर अली बताया जा रहा है। करालपुरा हवल का नासिर अली बताया जा रहा है। इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं, 2 पाकिस्तानियों समेत हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि ISI की मदद से भारत नेपाल बॉर्डर के जरिए लोग हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तीनों के नाम मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सईद गजनफर और नासिर अली बताए जा रहे हैं और नासिर अली का ताल्लुक करालीपुरा हवल श्रीनगर से बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हायर सेकेंडरी स्कूल गुंडहसी बट श्रीनगर में एक पुरवकार महफिल मुशायरा बज़्म सुखन यौम नज़ूल कुरान पाक के उन्वान से मुनक़्क़िद हुआ। वादी के सरकर्दा कलमकार अदीब व शोरा ने इसमें शिरकत की है और इस बज़्म सुखन में हज़रत मिर्ज़ा अबुल कासिम मेमोरियल मिशन की जानिब से मुश्तहर की गई 2 किताबचा जारी किए गए और उनके मुसन्निफ़ उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र हैं। शोरा ने अपने कलाम से हाज़रीन को महसूस किया। प्रोग्रामों की ज़रूरत है। आजकल का जो माशरा है इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। नौजवान नस्लों को इस प्रोग्राम में शमूलियत शिरकत करने के लिए राग़िब करना चाहिए। 2 किताबें मेरी रिलीज़ हो गई है। एक है हफ्ता वहदत अल्लामा खुमैनी। इसमें मैंने ये लिखा है कि यूनिटी कितनी ज़रूरत है। जो पैगाम अल्लामा खुमैनी अलैहिर्रहमान ने दिया है यूनिटी के बारे में, हफ्ता वहदत के बारे में और यौम क़ुद्दुस के बारे में, इसमें मैंने तज़किरा किया है इस किताब में। तो मेरी किताब है माई स्प्लेंडेड डेज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें मैंने एक बायोग्राफी लिखी है और दूसरा मैंने रोल ऑफ ए टीचर लिखा है और इम्पोर्टेंस ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इसमें मैंने लिखा है। पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश है कि अदबी प्रोग्राम को वसअत और पायदारी यहाँ पे मिले, खुसूसन वादी कश्मीर में, और नौजवान तबका को हम सर आम दावत देते हैं कि वो इन प्रोग्रामों में शिरकत करे और अपना हुनर दिखाकर अपने आप को कामयाब बनाए और अपने हुनर को तमाम आवाम तक पहुँचाए ताकि उनकी हौसला अफजाई के लिए पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हर वक्त मैसर है उनकी हौसला अफजाई के लिए। ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि इस तरह के प्रोग्राम की मेज़बानी का शर्फ हमारे स्कूल को हासिल हुआ। आज यहाँ पे जितने भी शोरा आए और उन्होंने अपना कलाम पेश करके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया। ये वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपने ऐसे प्रोग्राम्स करके अपने आने वाली नस्ल को दीन के करीब करें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।